Hello everyone. Today's lecture of cognitive psychology is about structure and function of eye. आज हम आँख की संरचना और उसकी कार्य प्रणाली के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर ऑफ आई के बारे में बात करते हैं और इस डायग्राम के माध्यम से हम आई के स्ट्रक्चर या संरचना को समझते हैं। आँख की मेनली 3 परत होती हैं, जैसे कि यहाँ दिखाया गया है। सबसे बाहरी परत को स्क्लेरा कहा जाता है। मिडल जो लेयर होती है उसको कोरोइड कहा जाता है और इंटरनल लेयर को रेटिना कहा जाता है। सबसे बाहरी परत स्क्लेरा ही आगे जाकर कॉर्निया का निर्माण करती है। जो आँख का व्हाइट पार्ट आपको दिखाई देता है, एक ट्रांसपेरेंट व्हाइट कलर का पार्ट होता है आँख में ये, जिसको कॉर्निया कहा जाता है। अब कॉर्निया के अंदर आपको जो ब्लैक कलर की गोल आकार की संरचना दिखाई देती है, जरूरी नहीं है वो ब्लैक ही हो, ब्राउन भी हो सकती है, लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन, और इसके अलावा ग्रीन, ब्लू कलर में भी वो दिखाई दे सकती है। तो इसको आइरिस कहा जाता है। ये यहाँ दिखाई दे रहा है। आइरिस के अंदर ही अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आइरिस के अंदर और छोटे गोल आकार की संरचना आपको दिखाई देगी, जिसको प्यूपिल कहा जाता है। अब इसके बाद आँख के और अंदर की तरफ जब हम देखते हैं तो प्यूपिल के जस्ट बाद लेंस होता है आँख में, और लेंस को होल्ड करने के लिए कुछ मसल्स होती हैं जिनकी संरचना हाथ के आकार की होती है। उनको देखने पर ऐसा लगता है कि हाथों में होल्ड किया हुआ है लेंस को। इनको सिलरी मसल्स कहा जाता है। ये आँख लेंस के दोनों तरफ पाई जाती हैं सिलरी मसल्स। कॉर्निया और लेंस के बीच में एक तरल पदार्थ भरा रहता है, जिसको एक्वस ह्यूमर के नाम से जाना जाता है। इसी तरीके से लेंस और रेटिना के बीच में भी एक तरल पदार्थ भरा रहता है, जिसको विट्रस ह्यूमर के नाम से जाना जाता है। वहीं रेटिना के ऊपर एक स्पॉट होता है जिसका नाम फोविया होता है। जब भी किसी स्टिमुलस की रिफ्लेक्टेड इमेज फोविया के ऊपर पड़ती है तो कोई भी वस्तु हमें बिल्कुल क्लियर इमेज के रूप में दिखाई देती है। अब यहीं पर रेटिना पर एक स्पॉट ऐसा होता है जिसको ब्लाइंड स्पॉट के नाम से जाना जाता है। अगर यहाँ पर रिफ्लेक्टेड इमेज बनती है आँख के रेटिना में, तो हमें कुछ भी नहीं दिखाई देता है। आप लोगों ने फील किया होगा कि कुछ सेकंड के लिए बहुत बार हमें लगता है, बिल्कुल कुछ मिली सेकंड के लिए भी हो सकता है कि एकदम से आँख के आगे अंधेरा आ गया हो। कई बार फील होता है हमें, तो वो हमें तब फील होता है जब कोई भी रिफ्लेक्टेड इमेज हमारी आँख में ब्लाइंड स्पॉट के ऊपर बनती है। अब ये ऑप्टिक नर्व दिखाई गई हैं। तो ऑप्टिक नर्व आँख से किसी भी सब्जेक्ट की रिफ्लेक्टेड इमेज को न्यूरॉन्स के थ्रू हमारे ब्रेन तक लेकर जाती हैं। इनको ऑप्टिक नर्व कहा जाता है। तो अब हम इन सारे जितने भी आँख के स्ट्रक्चर में जितने आँख के पार्ट्स हैं उनको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। जैसे कि आपने अभी डायग्राम में आँख के स्ट्रक्चर के सभी पार्ट्स को देखा है, तो उन्हीं के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इन द आउटर लेयर देयर इज अ ट्रांसपेरेंट कॉर्निया एंड अ टफ स्क्लेरा दैट सराउंड्स द रेस्ट ऑफ द आई। आँख की बाहरी परत में एक ट्रांसपेरेंट कॉर्निया होता है और एक टफ स्क्लेरा होता है जो कि पूरी आँख को कवर करके रखता है। कॉर्निया जैसे कि अभी बताया था ट्रांसपेरेंट होता है और व्हाइट कलर का होता है। इट प्रोटेक्ट्स द आई एंड मेंटेन इट्स शेप। तो इनका काम क्या होता है स्क्लेरा और कॉर्निया का, कि ये आँख को प्रोटेक्ट करके रखते हैं और आँख की शेप को मेंटेन करके रखते हैं। द मिडल लेयर इज कॉल्ड कोरोइड व्हिच इज रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स। जो मिडल लेयर की हमने अभी बात की थी जिसका नाम कोरोइड होता है, वो ब्लड वेसल्स से पूरी तरीके से भरी हुई होती है, यानी ब्लड वेसल्स की सप्लाई काफी ज्यादा होती है कोरोइड में। The inner layer is known as retina. It contains the photoreceptors, rod and cones, and an elaborate network of interconnecting neurons. तो जो सबसे आंतरिक परत होती है उसको रेटिना कहा जाता है।
रेटिना में फोटो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। फोटो रिसेप्टर्स दो तरीके के होते हैं, रोड्स और कोन्स। इनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो फोटो रिसेप्टर होते हैं रेटिना के अंदर, और इसके अलावा इंटरकनेक्टिंग न्यूरॉन्स का नेटवर्क भी बिछा हुआ होता है रेटिना के अंदर। यानी कि रेटिना पर ही हमारी आंख में रिफ्लेक्टेड इमेज बन के न्यूरॉन्स के जरिए ऑप्टिक नर्व से होते हुए हमारे ब्रेन में पहुंचती है इंफॉर्मेशन। The eye is generally compared with a camera. For example, the eye and camera have a lens. ह्यूमन आई को जनरली कैमरे के साथ कंपेयर किया जाता है। इसका एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है कि जैसे आंख और कैमरे दोनों में लेंस होता है, कैमरे में भी लेंस पाया जाता है, इसी तरीके से हमारी ह्यूमन आई में भी लेंस पाया जाता है। The lens divides the eye into two unequal chambers, namely aqueous chamber and vitreous chamber. तो हमारी आंख में पाया जाने वाला जो लेंस होता है वो आंख को दो भागों में डिवाइड कर देता है। ये दोनों भाग अनइक्वल होते हैं, यानी कि असमान चैम्बर्स होते हैं। इनमें से एक चैम्बर का नाम एक्वस चैम्बर होता है, जिसमें एक्वस ह्यूमर भरा हुआ होता है, और दूसरे चैम्बर का नाम विट्रस चैम्बर होता है। The aqueous chamber is located between the cornea and the lens. Aqueous chamber आंख के कोर्निया और लेंस के बीच में स्थित होता है। ये आकार में छोटा होता है और इसके अंदर एक पानी के जैसा सब्सटेंस भरा होता है, जिसको एक्वस ह्यूमर के नाम से जाना जाता है। The vitreous chamber is located between the lens and the retina. It is filled with a jelly-like protein called vitreous humor. अब विट्रस चैम्बर जो है वो लेंस और रेटिना के बीच में स्थित होता है। ये आकार में एक्वस चैम्बर से ज्यादा बड़ा होता है। इसके अंदर एक जेली के जैसा प्रोटीन भरा होता है, जिसको विट्रस ह्यूमर के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर विट्रस ह्यूमर और एक्वस ह्यूमर में एक डिफरेंस यहाँ ये देखने को मिल रहा है कि एक्वस ह्यूमर पानी के जैसा फ्लूइड होता है, जबकि विट्रस ह्यूमर जो है वो जेली लाइक प्रोटीन होता है। These fluid help in holding the lens at its appropriate place in proper shape. अब इन दोनों फ्लूइड का काम क्या होता है? इनका काम होता है लेंस को उसकी appropriate जगह पर बना के रखना और एक proper shape में बनाए रखना लेंस को। They also allow enough flexibility for the occurrence of accommodation, a process through which the lens changes its shape in order to focus the object at varying distances. इसके अलावा जो एक्वस ह्यूमर एंड विट्रस ह्यूमर होते हैं वो आंख की फ्लेक्सिबिलिटी को भी बनाकर रखते हैं ताकि हमारी आंख अकोमोडेशन कर सके। अकोमोडेशन क्या होती है? अकोमोडेशन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें हमारा लेंस ऑब्जेक्ट की दूरी के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करता है और उन चीजों पर फोकस करता है। This process is regulated by ciliary muscles which are attached to the lens. अब accommodation की जो प्रोसेस है वो ciliary muscles के थ्रू होती है। Ciliary muscles lens से जुड़े हुए होते हैं। These muscles fatten the lens to focus the distant objects and thicken it to focus the near objects. सिलरी मसल्स लेंस को होल्ड करके रखती हैं, उसको उसकी जगह पर बनाकर रखती हैं। अब सिलरी मसल्स लेंस को दूर की चीजों और पास की चीजों पर फोकस करने में हेल्प करती है। जब भी किसी दूर की चीज को हम देखते हैं तो सिलरी मसल्स हमारे लेंस को उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करती हैं, और जब पास के ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं तो हमारे लेंस की मोटाई थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाती है। Like a camera, the eye also has a mechanism to control the amount of light. जैसे कैमरा में लाइट के अमाउंट को कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक वैसे ही हमारी आंख में भी ऐसा मैकेनिज्म होता है जिसके थ्रू हम हमारी आंख में कितनी लाइट एंटर करेगी उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अब वो हम आगे देखेंगे कि लाइट को कंट्रोल करने का काम आंख का कौन सा पार्ट करता है। The iris serves this purpose. अब हमारी आंख में कितना लाइट एंटर करेगी, लाइट का कितना अमाउंट एंटर करेगा, उसको आइरिस कंट्रोल करता है। इट इज आइरिस जैसा मैंने बताया था कि कलरफुल होता है, ब्लैक हो सकता है, ब्राउन हो सकता है, ग्रीन ब्लू हो सकता है, येलो भी पाया जा सकता है, या दूसरा कोई कलर का भी हो सकता है। It is a disc-like colored membrane laying between the cornea and the lens.
आइरिस एक डिस्क के आकार की कलर्ड मेम्ब्रेन होती है, यानी कलर्ड झिल्ली होती है, जो कि कोर्निया और लेंस के बीच में पाई जाती है. इट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई बाय रेगुलेटिंग प्यूपिल डायलेशन. अब आइरिस का काम क्या होता है? आइरिस हमारी आंख में लाइट की मात्रा को निर्धारित करती है कि कितनी लाइट की मात्रा आंख में एंटर करेगी, और ये काम वो प्यूपिल को डायलेट करके करती है, यानी प्यूपिल डायलेशन को कंट्रोल भी आइरिस करती है. इन डिम लाइट द प्यूपिल डायलेट, इन ब्राइट लाइट इट कॉन्ट्रैक्ट्स. यानी कि आप लोग देखते होंगे या आप एक एक्सपेरिमेंट भी करके देख सकते हैं कि आंख की प्यूपिल पर आप लाइट को ले जाके देखेंगे, लाइट को पास ले जाके देखेंगे, तो आपको दिखाई देगा कि लाइट जितनी ज्यादा है उतना ही प्यूपिल आपको कॉन्ट्रैक्ट होती हुई दिखाई देगी. वहीं डिम लाइट में प्यूपिल डायलेट हो जाती है, ज्यादा लाइट में प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है. Retina is the innermost layer of an eye. It is made up of 5 types of photosensitive cells, among which rods and cones are the most important. अब रेटिना जैसा हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि आंख की सबसे आंतरिक परत होती है. ये 5 तरह की फोटोसेंसिटिव सेल्स से बनी होती है, जिसमें कि रोड्स और कोन्स सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट माने जाते हैं. अब रोड्स और कोन्स क्या होते हैं वो हम देखते हैं. रोड्स आर द रिसेप्टर्स फॉर स्कोटोटोपिक विजन, यानी नाइट विजन. रोड्स ऐसे रिसेप्टर होते हैं जो कि रात को देखने में हेल्प करते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट चीजों को देखने में हेल्प करते हैं. दे ऑपरेट एट लो इंटेंसिटीज ऑफ लाइट एंड लीड टू एक्रोमेटिक विजन, यानी कलरलेस विजन. रोड्स लाइट की लो इंटेंसिटी में ज्यादा काम करते हैं और कलरलेस चीजों को, यानी ब्लैक एंड व्हाइट चीजों को देखने में हमारी हेल्प करते हैं. तो आप रोड और रोड को रात से एसोसिएट करके आप याद कर सकते हैं कि रोड्स हमें एक तरीके से रात में देखने में हेल्प करते हैं, क्योंकि रात में एक तो लाइट कम होती है और कलर हमें उतना अच्छे से नहीं दिखाई देते हैं, तो रोड्स हमें नाइट में देखने में हेल्प करती हैं. इसीलिए इसको नाइट विजन एक तरीके से हम कह सकते हैं कि नाइट विजन में हेल्प करती है रोड्स. कोन्स आर द रिसेप्टर्स फॉर फोटोपिक विजन, यानी कि डे लाइट विजन. कोन्स हमें डे लाइट विजन में हेल्प करती हैं, यानी दिन में देखने में हेल्प करती हैं. दे ऑपरेट एट हाई लेवल ऑफ इल्यूमिनेशन एंड लीड टू क्रोमेटिक विजन. अब कोन्स हाई लेवल ऑफ इल्यूमिनेशन में ऑपरेट करती हैं, यानी कि लाइट की मात्रा जितनी ज्यादा होगी और जितनी ज्यादा कलरफुल चीजें होंगी उनको देखने में कोन्स हमारी हेल्प करते हैं. Each eye contains about 100 million rods and about 7 million cones. हर व्यक्ति की एक आंख में लगभग 100 मिलियन रोड्स होती हैं और 7 मिलियन कोन्स पाई जाती हैं, यानी कि कोन्स से रोड्स की मात्रा ज्यादा पाई जाती है. The cones are highly concentrated in the central region of the retina surrounding the fovea, which is a small circular region of the size of a pea. अब कोन्स की मात्रा सबसे ज्यादा फोविया में पाई जाती है. फोविया रेटिना के ऊपर एक मटर के दाने के आकार की संरचना होती है. सबसे ज्यादा कोन्स फोविया के ऊपर ही पाई जाती हैं. फोविया को येलो स्पॉट के नाम से भी जाना जाता है. फोविया रेटिना का ऐसा रीजन है जहां पर किसी भी व्यक्ति में मैक्सिमम विजुअल एक्यूटी होती है, यानी कि अगर कोई भी रिफ्लेक्टेड इमेज रेटिना में स्थित फोविया के ऊपर पड़ती है तो हमें सबसे ज्यादा एक्यूरेट विजन होता है. Besides photoreceptors, retina also contain a bundle of axon of a cell called ganglion cell that form the optic nerve which lead to the brain. इसके अलावा फोटोरिसेप्टर्स के अलावा रेटिना में गैंग्लियन सेल्स का एक बंडल भी पाया जाता है जिसको ऑप्टिक नर्व कहा जाता है, यानी कि ये गैंग्लियन सेल का बंडल मिलकर ऑप्टिक नर्व बनाता है जो कि विजुअल इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक लेकर जाती है और ब्रेन उसको इंटरप्रेट करके हमें ये बताता है कि हम कौन सी चीज को देख रहे हैं. तो ये तो था स्ट्रक्चर ऑफ आई. अब हम बात करते हैं वर्किंग ऑफ आई की कि हमारी आंख काम किस तरीके से करती है. पासिंग थ्रू कंजक्टिवा, कोर्निया एंड प्यूपिल, द लाइट एंटर्स द लेंस which focuses it to the retina.
अब जब भी हम किसी विजुअल ऑब्जेक्ट को देखते हैं, यानी जब किसी भी वस्तु को हम देखते हैं, तो क्या होता है, उस ऑब्जेक्ट की इमेज को हमारी आंख रिसीव करती है और वो कॉर्निया से होते हुए लाइट के रूप में कॉर्निया से आइरिस के थ्रू एंटर होती है, आइरिस से प्यूपिल के थ्रू होते हुए हमारे लेंस में एंटर करती है और लेंस से वो इमेज रिफ्लेक्ट होकर हमारे रेटिना के ऊपर पड़ती है। अभी हम आगे बात करेंगे। रेटिना इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, द नेजल हाफ एंड द टेम्पोरल हाफ। तो रेटिना को दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक नेजल हाफ होता है, दूसरा टेम्पोरल हाफ होता है। द इनर हाफ पोर्शन ऑफ द आई टुवर्ड्स द नोज टेकिंग द सेंटर ऑफ फोविया एज मिड पॉइंट इज कॉल्ड द नेजल हाफ। अब नेजल हाफ किसको बोलते हैं? हमारी आंख के अंदर का हाफ पोर्शन जो कि नाक की तरफ का पोर्शन होता है, उसको फोविया का मिड पॉइंट माना जाता है, फोविया का सेंटर माना जाता है और मिड पॉइंट माना जाता है, जिसको नेजल हाफ कहा जाता है। The outer half portion of the eye towards the temple from the center of fovea is called the temporal half. इसी तरीके से दूसरा आंख का हाफ पोर्शन जो कि हमारे कानों की तरफ का हिस्सा होता है, वो फोविया के सेंटर से दूर होता है थोड़ा, उसको टेम्पोरल हाफ के नाम से जाना जाता है। Light from the right visual field stimulate the left half of each eye, that is the nasal half of the right eye and the temporal half of the left eye. And light from the left visual field stimulate the right half of each eye. अब यहाँ पर क्या होता है कि जब लाइट हमारी आंख में कॉर्निया के थ्रू होते हुए आइरिस से और प्यूपिल से होते हुए लेंस के ऊपर पड़ती है और लेंस से रिफ्लेक्ट होकर हमारे रेटिना के ऊपर पड़ती है, तो जब भी कोई लाइट हमारे राइट विजुअल फील्ड से होते हुए जाती है, तो वो हमारे आंख के लेफ्ट हाफ को स्टिमुलेट करती है, यानी कि ऑपोजिट पार्ट को स्टिमुलेट करेगी। अगर लाइट राइट विजुअल फील्ड से जाएगी तो वो आंख के लेफ्ट हाफ को उत्तेजित करेगी, और अगर आंख लेफ्ट विजुअल फील्ड से जाएगी तो वो हमारी आंख के राइट पोर्शन को स्टिमुलेट करेगी। An inverted image of the object is formed on the retina. अब जैसे ही हमारी आंख लेंस पर पड़ती है तो वो जैसे ही कोई इमेज लाइट के रूप में हमारे लेंस के ऊपर पड़ती है, तो लेंस पर जाकर वो रिफ्लेक्ट हो जाती है और रिफ्लेक्ट होके एक उल्टी इमेज हमारे रेटिना के ऊपर पड़ती है। तो ये आपको याद रखना है कि रेटिना के ऊपर हमेशा एक इन्वर्टेड इमेज यानी उल्टी इमेज बनती है। द न्यूरल इम्पल्स इज ट्रांसमिटेड टू द विजुअल कोर्टेक्स थ्रू द ऑप्टिक नर्व वेयर द इमेज इज री-इन्वर्टेड एंड प्रोसेस्ड। अब जैसे ही वो उल्टी इमेज ऑप्टिक नर्व के जरिए न्यूरॉन्स के माध्यम से हमारे ब्रेन तक पहुंचती है, वो न्यूरल इम्पल्स हमारे ब्रेन के विजुअल कोर्टेक्स नाम के भाग में पहुंचते हैं, तो वहां पर हमारा ब्रेन उस इमेज को इंटरप्रेट करता है, उसको दोबारा से री इन्वर्ट करता है, यानी कि सीधा कर देता है उस उल्टी इमेज को, और हमारा ब्रेन इंटरप्रेट करता है कि हम कौन सी इमेज देख रहे हैं। तो इस तरीके से हमें विजन क्लियरली हो जाता है। कई बार ये होता है, जैसा हमने पहले स्ट्रक्चर ऑफ आई में डिस्कस किया था, ब्लाइंड स्पॉट। तो कई बार ये होता है कि लेंस पर बनने वाली रिफ्लेक्टेड इमेज फोविया या रेटिना के दूसरे भागों पर पड़ने की बजाय ब्लाइंड स्पॉट के ऊपर पड़ती है। तो ब्लाइंड स्पॉट पे जैसे ही वो रिफ्लेक्टेड इमेज बनती है तो हमें कुछ भी विजन नहीं होता है या हम चीजों को नहीं देख पाते हैं, क्योंकि ब्लाइंड स्पॉट पर विजुअल सेंसिटिविटी बिल्कुल ही एब्सेंट रहती है, यानी कि विजन को लेकर जो संवेदनशीलता होती है वो नहीं होती है ब्लाइंड स्पॉट पर। तो इस वजह से हमें चीजें नहीं दिखाई देती हैं।
तो आपका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ आई टॉपिक यहाँ खत्म हो गया है। थैंक यू सो मच।